हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक नया टॉपिक, हमारा फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट वीडियो है जीव विज्ञान का, जिसको हम आज पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के अंदर हम आज पढ़ेंगे मानव हृदय। ठीक है, और यह आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका, जो आज ही CGPSC के द्वारा रिलीज़ हुआ है पोस्ट टोटल 178 पोस्ट रिलीज़ हुआ है आपका वन विभाग से रिलेटेड में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम जो पढ़ेंगे मानव हृदय वो ट्वेल्थ लेवल का जितना हमारे पास IMP है, 10th प्लस 12th दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है आपका वन सेवा के अंतर्गत वो आपसे 12th लेवल का ही क्या पूछेगा, जीव विज्ञान पूछेगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मानव हृदय। देखते हैं कि मानव हृदय क्या होता है। ठीक है, तो मानव हृदय क्या होता है, पहले इसको आपको देखते हैं। एक मिनट, मानव हृदय क्या होता है। तो मानव हृदय मैं आपको पहले बता देता हूँ, कुछ कंसेप्ट देता हूँ। मानव हृदय रहता है आपका परिरक्त परिसंचरण तंत्र का एक भाग होता है मानव हृदय। अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब होता है ऐसा तंत्र या ऐसा अंग जिसके माध्यम से क्या करता है, रक्त का परिसंचरण करता है। रक्त को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पंप करता है या पहुंचाता है, वो है आपका परिसंचरण तंत्र। उसमें से आपका पहला पार्ट है आपका हृदय। हृदय क्या करता है? हृदय आपके जो ब्लड है, आपके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको आपके शरीर के एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, पंप करता है हृदय। हृदय का यही काम होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कि हृदय के क्या क्या फंक्शन होते हैं और किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि मानव का हृदय गुलाबी रंग का एवं शंकु के आकार का होता है। तो आपको यहाँ पे एक फैक्चुअल बात आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव का जो हृदय है वो कौन से आकार का होता है, तो मानव का हृदय होता है वो शंकु आकार का होता है। आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है आपका मानव हृदय? वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसका लोकेशन, जैसे कि इस प्रकार का आपका पहला फेफड़ा रहता है, ये आपका फर्स्ट फेफड़ा है और ये आपका सेकंड फेफड़ा है। और यहाँ से आपका ये जो रहता है आपका श्वास नली, एक मिनट, यहाँ से आपका जो श्वास नली रहता है, ये श्वास नली यहाँ से कनेक्टेड रहता है। और जो हृदय का जो लोकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से लोकेशन, यहाँ पे कुछ हृदय का लोकेशन होता है। तो क्या हुआ, दोनों फेफड़ों के बीच में क्या है आपका हार्ट स्थित है। तो यही बोलना चाह रहा है। तो आपका इसका आपका क्या याद रखना है, आपका इसका जो आकार होता है वो कौन से आकार होता है, शंकु के आकार का होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि यह एक झिल्लीनुमा थैली में सुरक्षित होता है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो आपका जो मानव हृदय है, जो आपके अंदर जो हृदय है वो क्या होता है, वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की सहायता से क्या होता है, पैक रहता है। ठीक है, तो आपको इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इस थैली में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या होता है, ढक के रखता है आपके हृदय को। ठीक है, और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, द्रव भरा रहता है। इसको कौन सा द्रव बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बाद हृदय दिखाई देता है, जो 3 स्तरीय हृदय भित्ति से घिरा होता है। तो हृदय कितने स्तरीय भित्ति से, हृदय भित्ति से घिरा होता है? 3 स्तरीय हृदय भित्ति से घिरा होता है। पहला है आपका एपिकार्डियम, सेकंड है आपका मायोकार्डियम, थर्ड है आपका एंडोकार्डियम। आपको ये याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि एपिकार्डियम है तो सबसे बाहरी स्तर का की हृदय भित्ति किस क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं। मध्य स्तर की हृदय भित्ति को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। और हृदय की सबसे अंदर की भित्ति को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मानव जो हृदय है कितने भित्ति रहती है, मानव हृदय में 3 भित्तियाँ रहती। कौन सा, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, उसके बाद सबसे बाहर वाली हृदय भित्ति को क्या कहते हैं, सबसे मध्य स्तर की हृदय भित्ति को क्या कहते हैं। और हृदय की सबसे जो अंदर की भित्ति होती है उसको क्या कहते हैं। आपको ये भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, और पूछा भी गया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपका एपिकार्ड, जैसे कि आपको याद करना है, कोरिलेट करना है, तो म से मायो याद कर सकते हो, और म से आपका मध्य स्तर, तो आपको याद हो जाएगा। एंडो मतलब इंड मतलब अंतिम, तो हृदय की सबसे अंदर अंतिम को याद कर सकते हो, सबसे अंदर की भित्ति, दोनों याद हो गया। और जो बचा ये आपका एपिकार्डियम, तो इसको आप याद ही कर सकते हो, सबसे बाहर की हृदय भित्ति होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है आपका हृदय। अब देखते हैं हृदय की संरचना। तो इस तरीके से आपका हृदय की संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको संरचना पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, पहले हम संरचना देख लेते हैं। तो पहली बात, संरचना देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मानव हृदय एवं अन्य स्तनधारियों की तरह 4 कक्षी होती है।
यहाँ पे ये याद रखना है कि मानव का जो हृदय होता है वो कितने कक्षा उसमें मानव हृदय में कितने कक्षा होते हैं, 4 कक्षा होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके वन लाइनर फैक्चुअल में पूछा जाता है कि क्योंकि और जो कुछ जीव रहते हैं जैसे कि शायद तक आपका मेढक रहते हैं, उसके में जो हृदय रहता है उसके में शायद तक 5 या 6 क्या पाए जाते हैं, कक्षा पाए जाते हैं। लेकिन मानव के हृदय में 4 कक्षीय क्या पाए जाते हैं, 4 कक्षीय कक्षा पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में। अब वो कौन कौन सा है आपका, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो मानव का जो हृदय है, जो हार्ट है, वो उसमें कितने चेंबर होते हैं, उसमें 4 चेंबर, और हिंदी में बात करूँ तो 4 कक्षीय होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा कक्षा किधर किधर रहता है। उसके पहले मैं आपको बायोलॉजी के एक आपका कंसेप्ट है उसको क्लियर करा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका, अगर मैं आपसे पूछूँ राइट साइड किधर है, ठीक है, तो आप बोलोगे इधर, आपके हिसाब से राइट साइड इधर है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ लेफ्ट साइड किधर है तो आपके हिसाब से लेफ्ट साइड इधर है कि नहीं। आपको दिख रहा है ना, राइट साइड किधर है, लेफ्ट साइड किधर है। मैं अभी लिखा हूँ तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आपको राइट साइड जहाँ पे लिखा है रेड कलर में वहाँ दिख रहा है। लेकिन जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो हमेशा राइट साइड को आपको लेफ्ट साइड मानना पड़ेगा और लेफ्ट साइड को हमेशा राइट साइड मानना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हमेशा याद रख लेना, ठीक है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, आपको धीरे से भी पता चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे और लेफ्ट और राइट का जो कंसेप्ट आएगा तो हमेशा जो आपको जो राइट साइड, आपको जो वास्तविक आपको राइट साइड दिख रहा है वो राइट साइड ना होकर क्या होगा, बायोलॉजी के हिसाब से लेफ्ट साइड होगा, और जो लेफ्ट साइड ना होके बायोलॉजी के हिसाब से वो राइट साइड होगा। जैसे कि ये हमको क्या, इधर हमको राइट साइड दिख रहा है लेकिन इधर राइट साइड ना होके क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड कहलाएगा, और इधर जो लेफ्ट साइड दिख रहा है इधर क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। अब इसलिए मैं इसको क्यों बताया, किस लिए बताया, यह भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो क्या है, इधर कौन सा साइड है, इधर आपका लेफ्ट साइड है, इधर आपका राइट साइड है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 4 चेंबर कौन कौन से है। ये जो आपका दिख रहा है ये आपका पहला चेंबर है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है आपका जो हार्ट का सेकंड दूसरा चेंबर है, ये आपका थर्ड चेंबर है, और ये आपका फोर्थ चेंबर है। तो आपको 4 चेंबर पता चला आपको, जिस तरह के मैंने लिखा हूँ कि मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर आपको दिख गया। अब देखते हैं इसके नाम किस तरीके से हैं, ठीक है, चारों चेंबर के नाम किस तरीके से। तो आपको क्या का ध्यान रखना है, जैसे कि ऊपर का जो 2 चेंबर है, ये वाला चेंबर और ये वाला चेंबर, इधर क्या था, इधर राइट साइड था, ठीक है। तो ऊपर के जो 2 चेंबर हैं, ये वाला चेंबर, ये वाला चेंबर, इस दोनों चेंबर को बोलते हैं आलिंद, ठीक है। ऊपर के जो दोनों चेंबर उसको आलिंद बोलते हैं, और नीचे के ये 2 वाले चेंबर हैं, ये वाला चेंबर और ये वाला चेंबर, इन दोनों चेंबर को निलय चेंबर कहा जाता है, निलय कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कोरिलेट कराता हूँ दाएं और बाएं से। ये वाले एक मिनट में आपको इसको पहले मिटा देता हूँ। जैसे कि ये वाले चेंबर और ये वाले चेंबर को मैंने क्या कहा, आलिंद कहा, ठीक है, इधर राइट साइड है। अब बताओ, ये है आलिंद, तो कौन सा आलिंद है, राइट आलिंद है, क्योंकि इधर वाले क्या है, इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट आलिंद, राइट मतलब दायां आलिंद। इधर क्या है आपका, लेफ्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, आलिंद। तो क्या, लेफ्ट आलिंद मतलब बायां आलिंद, ठीक है। ये आपको समझ आया, इसलिए मैं आपको लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बताया। ये आप बायोलॉजी में पढ़ते समय हमेशा आपको काम आएगा, लेफ्ट और राइट, क्योंकि आप हमेशा याद रखना, जो आपको दिखता है बायोलॉजी में आपका जो लेफ्ट, हमेशा वो राइट हो जाएगा, और जो आपको राइट दिखता है वो हमेशा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं, एक मिनट, अब देखते हैं, जैसे कि इधर आपका लेफ्ट था, इधर आपका राइट था, ठीक है। ऊपर वाले 2 चेंबर मैंने क्या बताया, ऊपर वाले 2 चेंबर आलिंद बताया। अब क्या देखना है, नीचे वाले जो 2 चेंबर हैं, ये वाले और ये वाले, ये कौन से चेंबर के नाम से जाना जाते हैं, इसको निलय चेंबर या निलय कक्षा के नाम से जाना जाते हैं। अब देखना, इधर वाले राइट हैं, ठीक है, तो इसके साथ क्या जोड़ना है, राइट निलय। तो क्या हो गया, राइट मतलब दायां, निलय। इधर क्या था आपका, लेफ्ट, तो लेफ्ट के साथ क्या जोड़ना है, इधर इसको तो हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। निलय के साथ क्या जोड़ना है, लेफ्ट जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो क्या हो गया आपका, लेफ्ट मतलब बायां निलय। अब आपको समझ आ गया होगा कि दायां आलिंद कौन सा है और दायां निलय कौन सा है, बायां आलिंद कौन सा है, बायां निलय कौन सा है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऊपर के दोनों पार्ट, ये वाले और ये वाला आलिंद वाला पार्ट होते हैं, और नीचे की ये दोनों पार्ट निलय वाला पार्ट होते हैं। उसके बाद आप लेफ्ट और राइट उसमें जोड़ते रहना, क्योंकि इधर वाले पार्ट बायोलॉजी के हिसाब से इधर राइट होते हैं और इधर वाले पार्ट लेफ्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा मानव हृदय की संरचना, ठीक है। ये होता है मानव हृदय की संरचना। अब आगे देखते हैं, दायां आलिंद दाएं निलय में त्रिवलन कपाट ट्रायस्पिट द्वारा खुलता है। दायां आलिंद दाएं निलय में त्रिवलन कपाट
जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वॉल्व द्वारा खुलता है। ठीक है, इधर आपका राइट था, इधर आपका लेफ्ट था, ये था आपका क्या, ये आलिंद था, ये भी आलिंद था, ये निलय था और ये निलय था। ये कौन सा आलिंद था, ये वाला राइट वाला मतलब दायां आलिंद था, ये दायां निलय। अब क्या बोल रहा है, दायां आलिंद मतलब ये वाला। ठीक है, दाएं निलय में मतलब ये दायां निलय में, ये वाले में त्रिवलन कपाट ट्राइकस्पिड वॉल्व द्वारा खुलता है। मतलब ये आपको वाइट कलर का दिख रहा है, ये वाइट कलर का, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये वाइट कलर का, ये वाइट कलर का जो होता है ना, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। आपको पता चला, ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो दायां आलिंद है और जो दायां नीला है, दोनों ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, उसी तरह देखते हैं कि बायां आलिंद मतलब आपका बोलना चाह रहा है, आपका एक मिनट, बायां आलिंद बोलना चाह रहा है मतलब ये वाला, और बाएं निलय में द्विवलन कपाट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका बाइकस्पिड वॉल्व द्वारा खुलता है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये हो गया, ये आपका बायां आलिंद हो गया, ये बायां आलिंद और ये बायां निलय। उन दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व रहता है, ये वाला वॉल्व, जिसको इस वाले वॉल्व को क्या बोलते हैं आपका, इस वाले वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो क्वेश्चन इस संरचना से आपका पूछा जा सकता है कि कौन सा वॉल्व कहाँ कहाँ पे रहता है और कौन सा वॉल्व किसको किसको अलग करता है। जैसे कि आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसलिए मैं बोल रहा पहले आप इस चीज़ का संरचना को अपने दिमाग में क्या कर लो, स्टोर कर लो, उसके बाद आपको हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है, ये वाला ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ट्राइकस्पिड, अब आपको ऑटोमेटिक पता चल गया, ये वाला होता है दायां आलिंद, ये वाला होता है दायां निलय। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में स्थित होता है, आपको ऑटोमेटिक पता चल गया। ठीक है, उसी प्रकार ये वाले वॉल्व को क्या बोलते हैं, ये वाले वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो उसके बाद ये क्या होता है, ये आपका बायां आलिंद होता है और ये आपका बायां निलय होता है। तो बायां आलिंद और बायां निलय को किसके द्वारा अलग होता है या किसके उसके बीच में कौन सा वॉल्व रहता है, तो बाइकस्पिड वॉल्व रहता है। ठीक है, इसका वर्ग क्या होता है, किस तरीके रहता है, इसका हम अभी पढ़ेंगे। ये अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अभी आपको संरचना देखना है। तो आपको समझ आ गया कि 4 चेंबर होते हैं, कौन कौन सा चेंबर किधर किधर होता है, आपको ये देखना है। उसके बाद कौन कौन से वॉल्व रहते हैं, उसको ये देखना है। अब आगे चलते हैं। दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा द्वारा रुधिर लाया जाता है। ठीक है, दाएं आलिंद में बोल रहा है, मतलब दायां आलिंद कौन सा है, ये वाला। ये दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा कौन सा है, ये वाले जो दिख रहा है आपको, ये जो तीर का निशान दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। ठीक है, और ये जो बोलता है ना, ये वाला, ये बोलते हैं इसको पश्च महाशिरा। तो इन दोनों एक हिसाब से बोल सकते हैं, इसको पाइप बोल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, महाशिरा बोल सकते हैं। तो इन दोनों के पाइप के द्वारा, कौन सा पाइप, ये वाला पाइप और ये वाले पाइप के द्वारा ये वाले चेंबर, ये वाला चेंबर कौन सा, ये वाला चेंबर है आपका कौन सा, दायां आलिंद का चेंबर। तो दायां आलिंद में इन दोनों पाइप के द्वारा क्या किया जाता है, ब्लड को लाया जाता है। तो कहाँ ब्लड को लाया जाता है, आपका दायां आलिंद में, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका बोला जाता है आपका अग्र महाशिरा, इसको बोला जाता है पश्च महाशिरा। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं ये वाले वाइट का, और नीचे वाले को बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया। उसके बाद देखते हैं, तथा दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी, जिसको प्लमनरी आर्टरी द्वारा दोनों फेफड़ों से रक्त पहुंचाया जाता है। तथा दाएं निलय से बोल रहा, दाएं निलय कौन सा है आपका, दाएं निलय ये वाला पार्ट है। तो दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा मतलब प्लमनरी आर्टरी, तो ये जो दिख रहा है आपका, ये देखो, ये वाला पाइप का जो कनेक्शन है ना, वो दाएं निलय से है। यहाँ पे लिखा है दाएं निलय से, ये वाला जो है ना दाएं निलय से। तो ये क्या करता है, दाएं निलय से जो ब्लड है उसको कहाँ भेज रहा है, इसको आपका कहाँ भेज रहा है, आपको दोनों फेफड़ों में भेज रहा है। अभी आपको पता चलेगा, अभी इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हार्ट का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दोनों फेफड़ों से जो फुफ्फुसी सीरा है, ठीक है, दोनों फेफड़ों से फुफ्फुसी सीरा, जिसको प्लमनरी वेन्स बोलते हैं, सीरा को क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, और धमनी को क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है, रुधिर बायां आलिंद में पहुंचाया जाता है। पहले आप देखो बायां आलिंद किधर है, बायां आलिंद ये वाला है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इस बायां आलिंद में जो ब्लड रहता है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फुफ्फुसी सीरा, जिसको प्लमनरी वेन द्वारा दोनों फेफड़ों से पहुंचाया जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, प्लमनरी वेन है। और इस प्लमनरी वेन द्वारा इसका कनेक्शन कहाँ से, इसका कनेक्शन आपके लंग्स से है। और ये क्या करता है, ये जो ब्लड है, जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, इसको कहाँ पहुँचाता है, ये वाले चेंबर में पहुँचाता है, ये वाले चेंबर। और ये वाले चेंबर को क्या कहते हैं, आलिंद बोलते हैं। लेकिन कौन सा वाला पार्ट है आपका, लेफ्ट वाला पार्ट है, मतलब बायां आलिंद में पहुँचाता है। ठीक है, उसके बाद बायां निलय, बायां निलय किधर है, आप ये देख लो एक मिनट।
बायां नीला कौन सा, ये आपका बायां नीला है। ठीक है, तो बायां नीला से महाधमनी निकलती है जो कि रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका बायां नीला हो गया जो रेड वाला दिख रहा है, और ये देखो यहाँ बायां नीला से ये वाला जो लिखा है एरोटा। ठीक है, एरोटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधमनी। इसको देखो यहाँ से पाइप निकला हुआ, लेकिन ये जो एरोटा है, जो महाधमनी का कनेक्शन कहाँ पे, इस महाधमनी का कनेक्शन है आपका, एक मिनट, इस महाधमनी का कनेक्शन है आपका कहाँ, ये वाले पार्ट में। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोला जाता है आपका बायां नीलाय कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसका संरचना को आपको अच्छी तरीके से देखना है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो वीडियो को 2 से 3 बार क्या कीजिए, 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, आपको संरचना समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं कि किस तरीके से कार्यविधि हृदय कार्यविधि करता है। ठीक है, तो ये होता है, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स है। ठीक है, इससे आपको इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कभी भी चीज़, कभी भी आपको हृदय को कभी आप भूल नहीं सकते। बशर्ते ये है कि आपको इसको क्या करना है, आपके दिमाग में इसको स्टोर करना, फिट करना है, एकदम अच्छी तरीके से फिट कर देना। आपको पूरा हृदय से जितने भी क्वेश्चन है आपके जो फॉरेस्ट रेंजर में आएंगे वो हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मानव हृदय कुछ किस तरीके से काम करता है। मैंने आपको बताया था पहले, एक बार संरचना में एक बार और आपको क्या कर देता हूँ, एक बार संरचना को आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला ये वाला पार्ट, ऊपर के दोनों पार्ट क्या कहलाता है, आलिंद कहलाता है। नीचे का दोनों वाला पार्ट क्या कहलाता है, नीलय कहलाता है। इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम लेफ्ट बोलते हैं और इधर वाले पार्ट को राइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में उल्टा हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट मतलब दायां, बायां सॉरी बायां, तो बायां के साथ जोड़ दो बायां आलिंद, बायां के साथ जोड़ दो बायां नीलय। राइट मतलब दायां, दायां के साथ जोड़ दो दायां आलिंद, दायां के साथ जोड़ दो दायां नीलय। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको आपको क्या बताया, ये हार्ट की, ये आपका हार्ट की संरचना और ये आपका लंग्स की संरचना है। मैं आपको हार्ट और लंग्स का कनेक्शन इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपका जो हार्ट है वो कुछ मतलब पूरे जो आपके जो शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सभी को क्या करता है, आपके लंग्स की तरफ फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, इसको सुनिए आप पहले, आप अच्छी तरीके से सुनिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, देखो हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड फ्लो होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। एक तो है पहला आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है ऐसा ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो हमको क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेंगे तभी तो हमारा श्वसन पूरा हो जाएगा ना, श्वसन पूरा होगा, तो ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सेकेंड प्रकार का ब्लड होता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, ऐसा ब्लड आप नोट में आपने लिख सकते हो। ठीक है, लिखना, आप इस जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको नोट में आप उसको क्या करो, उस नोट को लिखना है, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ वहाँ से भी आपका क्वेश्चन, आपके फॉरेस्ट रेंजर में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये नहीं सिर्फ आपको कंटेंट देखना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी ब्लड को हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। होती कि नहीं होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में मतलब कहने का मतलब एक हिसाब से अगर आप बोलोगे तो हमारे ब्लड में सवार होता है। मतलब सवार होने के बाद क्या करता है, ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और ऑक्सीजन जाके वहाँ पे फिर क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है, और सेकंड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको बोला जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको शुद्ध ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध रक्त कहा जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका अशुद्ध रक्त कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछते, अगर आपके माइंड में आया होगा तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप पूछना चाहोगे, जैसे कि आप बोलोगे सर कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वो कहाँ से आया हमारे शरीर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं हमारे शरीर के अंग हैं, विभिन्न अंग हैं। वो विभिन्न अंग क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं। और कोशिका क्या करते हैं, कोशिका तो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो कोशिका क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। तो हम जब श्वसन लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जब श्वसन मतलब छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसको वहन करेगा, उसको कौन वो करेगा, उसको है ना, तो उसको ब्लड ही करेगा ना। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो मतलब वो अशुद्ध ब्लड हो गया। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लंग्स के बारे में।
ठीक है। लंग्स के बारे में यहीं से आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड मिलेगा कि लंग्स और किडनी में आपका क्या अंतर होता है। जैसे कि लंग्स के बारे में ये बताऊं, लंग्स के बारे में क्या होता है, जैसे कि आपका जो लंग्स होता है, लंग्स का क्या वर्ग रहता है। आपका जो लंग्स होता है, लंग्स जिसको आपको हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं, ये जो आपका लंग्स है वो क्या करता है, आपका जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या हुआ, मैं बोला आपको, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपका जो फेफड़ा है क्या करता है, फेफड़ा आपके अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करता है। आपके फेफड़ा का सिर्फ एकमात्र क्या है, वर्क है, क्या, फेफड़ा या लंग्स आपके अशुद्ध ब्लड को शुद्ध ब्लड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसीलिए देखो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है हृदय से, वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है किसको, फेफड़ा को। इसलिए मैं आपको फेफड़ा और हृदय को दोनों को एक साथ कोरिलेट करके बताया ताकि आपको इमेजिनेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध ब्लड किसको बोलते हैं, आपको ये समझ आया कि क्या बोलते हैं आपका अशुद्ध ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं। आपको ये भी समझ आया होगा कि हमारा लंग्स का क्या काम होता है। हमारा लंग्स का सिर्फ एक ही मात्र काम होता है, हमारे अंदर जो जितने भी अशुद्ध रक्त हैं, और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब सिर्फ एक ही, अशुद्ध रक्त अगर हार्ट के बारे में, अगर आप लंग्स के बारे में बात करोगे तो अशुद्ध रक्त कहने का मतलब सिर्फ एक ही होता है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो लंग्स क्या करता है, उस CO2 की मात्रा को कम करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा रक्त में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद वही शुद्ध रक्त क्या होता है, आपके फेफड़ों में आता है, आपके हृदय में आता है। हृदय में आने के बाद हृदय क्या करता है, उस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो आपका लंग्स का थोड़ा कार्यविधि समझ आया और आपको हृदय का कार्यविधि समझ आया होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से हृदय का कार्यविधि होता है। ये जो आपको नली दिख रही है, ये वाला नली, ठीक है, ये वाला नली होता है जिसको आप, ये वाला नली का मैं नाम नहीं लिखा हूँ, ये वाला नली को आप नाम को नोट करो पहले। ये वाला नली को बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा, ठीक है। आप इस नली को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे से गलती हो गया, ठीक है। तो ये वाला नली है, ये वाले नली को क्या बोलते हैं, महाशिरा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। एक तो पहला आपका ऑक्सीजन ब्लड मतलब जिसको शुद्ध ब्लड बोलते हैं, और एक है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको अशुद्ध ब्लड बोलते हैं। अशुद्ध ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस ब्लड में ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध ब्लड है वो क्या हो रहा है, इस महाशिरा के द्वारा क्या हो रहा है, इस महाशिरा के द्वारा एंटर कर रहा है, किसमें, कहाँ पे एंटर कर रहा है, आप खुद बताओ। ये एंटर कर रहा है दायां आलिंद में एंटर कर रहा है, ठीक है। आपको समझ आया, हमारे शरीर के अंतर्गत जो अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, ठीक है, हमारे शरीर के अंतर्गत जो अशुद्ध ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ एंटर कर रहा है, आपके हृदय के कौन से चेम्बर में एंटर कर रहा है, दायां आलिंद में एंटर कर रहा है। तो आपको हर चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। कौन से सिरा से एंटर कर रहा है, मतलब कौन से पाइप, आप उस पाइप का नाम क्या है, महाशिरा से एंटर कर रहा है सबसे पहले जो। और ये कौन सा ब्लड है, ये आपका अशुद्ध ब्लड है, ये भी आपको याद रखना है। अशुद्ध ब्लड सबसे पहले कौन से हृदय के कौन से चेम्बर में एंटर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका जो फॉरेस्ट रेंजर को एग्जाम है वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम है। इससे 10th लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, 12th लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इससे क्या होना चाहिए, आपको इमेजिनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आया। इधर से क्या आ रहा है आपका, इधर से मतलब आपका शरीर के विभिन्न अंगों से क्या हो रहा है, आ रहा है आपका अशुद्ध ब्लड आ रहा है। किसके माध्यम से आ रहा है, महाशिरा के माध्यम से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध ब्लड आ रहा है। किस में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, दायां आलिंद में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये अशुद्ध ब्लड दायां आलिंद में आ गया, दायां आलिंद में आया, अशुद्ध ब्लड यहाँ पे क्या हो गया, भर गया। और जैसे ही दायां आलिंद में अशुद्ध ब्लड भरता है, पूरा फुल हो जाता है, फिर उसके बाद ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ये कौन सा वॉल्व बताया था आपको, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, खुल जाता है। क्यों खुल जाता है, क्योंकि दायां आलिंद में क्या हो गया, आपका जो ब्लड है वो क्या हो गया, फुल हो गया। जैसे ही फुल होता है दायां आलिंद में, तो ये जो अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध ब्लड कहाँ आ जाता है, आपका दायां नीला में आ जाता है, ठीक है। कहाँ कैसे आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये अशुद्ध ब्लड क्या हुआ, ये अशुद्ध ब्लड अब क्या कर रहा है, ये पाइप के माध्यम से, दिख रहा है आपको, मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ये पाइप के माध्यम से कहाँ जा रहा है, दोनों फेफड़ों में जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, अशुद्ध ब्लड जा रहा है इस फेफड़ों में, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि फेफड़ों में अशुद्ध ब्लड क्यों जा रहा है, उसके पहले मैं आपको
कॉन्सेप्ट बताया था, अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में इसलिए जा रहा है क्योंकि फेफड़ा का काम क्या होता है, अशुद्ध ब्लड फेफड़ा में जाएगा तभी तो फेफड़ा इस अशुद्ध ब्लड को क्या करेगा, शुद्ध ब्लड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसीलिए अशुद्ध ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, दोनों फेफड़ों या दोनों लंग्स में जा रहा है। ठीक है, अब जिस पाइप के माध्यम से अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पाइप है ये वाला पाइप, ठीक है, ये वाला पाइप को क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बताया है फुफ्फुसीय धमनी, जिसको फुफ्फुसीय धमनी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लमनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि फेफड़ों के अंदर जो जो आपके हृदय के अंदर जो अशुद्ध ब्लड होते हैं वो कौन से धमनी या सिरा के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, तो कौन सा, फुफ्फुसीय धमनी, जिसको क्या बोलते हैं आपका प्लमनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आने के बाद वो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद वो इस पाइप के माध्यम से दोनों लंग्स में चले गया। और ये पाइप को क्या बोलते हैं, ये पाइप को आपका बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, जिसको हिंदी इंग्लिश में प्लमनरी आर्टरी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अशुद्ध ब्लड कहाँ पे आ गया, आपका फेफड़ों में आ गया। ठीक है, फेफड़ों में क्यों आया अशुद्ध ब्लड, ताकि फेफड़ा क्या कर सके, इस अशुद्ध ब्लड को शुद्ध में कन्वर्ट कर सके। अब क्या करेगा, ये जो फेफड़ा है वो अशुद्ध ब्लड को क्या करेगा, प्यूरीफाई करेगा और शुद्ध ब्लड में कन्वर्ट करेगा। अब देखो यहाँ इधर से अशुद्ध ब्लड आया और फेफड़ा क्या किया, इसको शुद्ध में कन्वर्ट किया। अब ये शुद्ध ब्लड देखो इस पाइप के माध्यम से कहाँ जा रहा है, इस पाइप के माध्यम से, और इस पाइप के माध्यम से देखो कहाँ जा रहा है, कौन से चेम्बर में आ रहा है, बायां आलिंद में जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो मानव हृदय में जो शुद्ध ब्लड है, शुद्ध रक्त है, वो सबसे पहले हृदय के कौन से चेम्बर में एंटर करता है, तो कौन से चेम्बर में एंटर करता है, बायां आलिंद में एंटर करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मानव हृदय में जो अशुद्ध ब्लड है वो सबसे पहले हृदय के कौन से चेम्बर में एंटर करता है, तो वो ये दायां आलिंद में, और शुद्ध आपका बायां आलिंद में। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं कि बायां आलिंद में क्या हुआ, शुद्ध ब्लड आ गया, बायां आलिंद में क्या हुआ, शुद्ध ब्लड आ गया। एक और देखना है, जैसे कि जिस प्रकार अशुद्ध ब्लड कौन से पाइप से गया लंग्स में, आपका ये फुफ्फुसीय धमनी, जिसको बोलते हैं प्लमनरी आर्टरी, उसी प्रकार ये शुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड भी आया हृदय के चेम्बर में। तो ये शुद्ध ब्लड किसके माध्यम से आया, फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से आया। तो इस फुफ्फुसीय सिरा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्लमनरी वेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, शुद्ध ब्लड इस बायां आलिंद में आ गया। जैसे ही शुद्ध ब्लड ये बायां आलिंद में फुल हो जाएगा, फुल होने के बाद ये वाला जो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व को क्या बताया था, ये वाले वॉल्व को मैंने बाइकस्पिड वॉल्व बताया था। जैसे ये होता है फिर बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है। फिर ओपन होने के बाद ये जो शुद्ध ब्लड है ये कहाँ एंटर करता है, बायां आलिंद में एंटर करता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बायां आलिंद में, ये यहाँ से आया शुद्ध ब्लड, यहाँ से आने के बाद इसमें आया, बायां आलिंद में एंटर किया। अब देखो बायां आलिंद से कनेक्ट है, आपको मैं बताया था, इसको बोलते हैं महाशिरा। जो आपको इस संरचना में आप देखे थे, ये महाशिरा। अब ये महाशिरा क्या करेगा, ये महाशिरा में क्या फ्लो हो रहा है, देखो दायां आलिंद से कनेक्टेड है आपका महाशिरा, और दायां आलिंद में कौन सा आपका ब्लड है, आपका शुद्ध ब्लड है। तो महाशिरा में कौन सा जा रहा है, शुद्ध ब्लड जा रहा है। और शुद्ध ब्लड ये क्या करता है, यही शुद्ध ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या हो जाता है, हृदय के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। हृदय के द्वारा पहुँचा दिया जाता है, कहने का मतलब हृदय पंप करता है उस ब्लड को। पंप करने के बाद तभी तो चीज़ लंबी दूरी तक जा पाएगा ना। ठीक है, तो हृदय का काम सिर्फ यही होता है, रक्त को पंप करना। और हृदय कौन कौन सा चेम्बर में कौन कौन सा अशुद्ध है, शुद्ध है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ है आपका ये। तो इसके आपका कंस्ट्रक्ट, इससे जो संरचना, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इससे जो आपका कौन सा ब्लड है, कौन सा धमनी में कौन सा ब्लड होता है, इसको भी आपको देखना है। और आपको ये जो मैंने आपको इमेज बताया उस इमेज को आपको क्या कर देना है, इस इमेज को अपने माइंड पे पूरा स्टोर कर देना है। वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, आपको गारंटी के साथ है। हर चीज़ जब आप बुक पढ़ोगे तो ऐसा कोई भी आपका जो चीज़ नहीं रहेगा जो उससे छूट जाएगा। ठीक है, आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको हर एक चीज़ जो मैं बताया हूँ, जैसे ये वाला वॉल्व है, ठीक है, ये वाला वॉल्व क्या बोलते हैं, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाने के बाद ये वाला जाता है, इसमें अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड क्या कर रहा है, इसमें जा रहा है। और ये वाला पाइप को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पाइप को हम फुफ्फुसी धमनी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लमनरी आर्टरी बोलते हैं। ये सब चीज़ है, तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा जो आपके कंटेंट में क्या क्या, क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल बेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये हाई लेवल का आपका जो फॉरेस्ट रेंजर है वो हाई लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो वही है
अब देखते हैं कि जो हम बात किए थे कंसेप्ट के द्वारा, तो उसका लिखित रूप में देखते हैं हृदय की कार्यविधि। जो हम ये देखे थे ना, हृदय की कार्यविधि यही है, इसको मैं लिखित रूप में लिखा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, वही है। तो सारे शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्र होकर अग्र व पश्च महाशिरा द्वारा दाहिने आलिंद में पहुँचता है। मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त हैं, और अशुद्ध रक्त जब आप फेफड़ा और आपके हृदय के बीच में बात करोगे, तो अशुद्ध रक्त मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जिस ब्लड में, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, वो अशुद्ध ब्लड होता है। और अशुद्ध ब्लड यहाँ से ऐसे ट्रैवल कराया था मैंने, और ट्रैवल कराते कराते कौन से चेंबर में लाया था, दायां आलिंद चेंबर में लाया था, और वही लिखा गया है कि द्वारा दायां आलिंद में पहुँचता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछेगा घुमा घुमा के, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, मतलब ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है। शुद्ध रक्त मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद दाएं आलिंद के संकुचन से त्रिवलन कपाट से शुरू होता है एवं दाएं नीले में पहुंचता है। कहें यहाँ से दाएं आलिंद में पहुंच गए, दाएं आलिंद में क्या हुआ, ये जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलने के बाद ये रक्त कहाँ गया, दाएं नीले में आ गया। ठीक है, वही मैंने आपको बताया है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोला गया है इसमें, दाएं नीले के संकुचन पर अशुद्ध रक्त, इसमें क्या था, अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ फेफड़ों तक पहुँचता है। इसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के बाद इधर ऐसे करके कहाँ पहुँचा, ये आपके लंग्स में पहुँचा। ठीक है, तो ये बोला आपका फुफ्फुसी धमनी से होता हुआ फेफड़ों तक पहुँचता है, हम पहुँचा देते फेफड़ों तक, जहाँ से अशुद्ध रक्तों को फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो फेफड़ा का आपको एक चीज़ और याद, फेफड़ा का एक चीज़ और आपका कंसेप्ट हुआ कि आपको रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, आपका फेफड़ा करता है, ना कि किडनी करता है। किडनी क्या वर्क करता है, किस चीज़ को कैसे करता है उसको मैं बताऊँगा। किडनी फिल्टर करने का काम करता है, जबकि फेफड़ा आपका रक्त को प्यूरीफाई करने का काम करता है, रक्त को प्यूरीफाई करने का काम करता है। ठीक है, फेफड़ा आपके रक्त को प्यूरीफाई करने का काम करता है। किस तरह के प्यूरीफाई करने का काम करता है, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको कम करके ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाता है फेफड़ा, सिर्फ उसका वही काम है। ठीक है, ये हुआ आपका। उसके बाद शुद्ध रक्त फुफ्फुसी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक है, हमने क्या बताया था, है ना, यहाँ से आगे, और ये जो फेफड़ा है वो क्या करेगा, ब्लड को शुद्ध करेगा। अब शुद्ध करने के बाद कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है, कौन से पाइप के माध्यम से जा रहा है, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से जा रहा है। सबसे पहले कहाँ जाए, बायां आलिंद में आ रहा है। ठीक है, तो यहीं लिखा हुआ शुद्ध रक्त फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुँचता है। बाएं आलिंद के संकुचन पर फेफड़ों से आया हुआ शुद्ध रक्त बाएं नीलय में द्विविलन कपाट द्वारा पहुंचता है, बाएं नीले में पहुंचता है। अब यहाँ से हुआ ये वाला जो आपका वाल्व था, मैंने आपको क्या बताया था, बाइकस्पिड वाल्व बताया था, यहाँ से होता हुआ किस में आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। वही लिखा हुआ है, देखो द्विविलन में द्वारा कहाँ पहुँचता है, बाएं नीले में पहुँचता है। उसके बाद बाएं नीले के संकुचन से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाता है। यहाँ से हुआ, ये हुआ बाएं नीला का कनेक्शन है, देखो ये महाधमनी है, इसको आपको नोट कर लेना। ये जो आपका है, मैं आपको 1 मिनट आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला रेड कलर का, ये जो आपका रेड कलर का जो पाइप दिख रहा है, जिसका कनेक्शन कहाँ से है, बाएं आलिंद, बाएं नीले से, और बाएं नीले में क्या है, शुद्ध ब्लड है। तो ये जो आपको रेड कलर का मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसका नाम है आपका महाधमनी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है महाधमनी। ठीक है, तो वही बोल रहा है आपका शरीर के विभिन्न अंगों तक, महाधमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कहाँ पे है आपका धमनी, पहले वो मेरे को बताओ। ठीक है, ये है धमनी, देखो ये आपका जा रहा है महाधमनी। इस महाधमनी में आपको मैं क्या बताया, यहाँ पे शुद्ध ब्लड है, यहाँ पे भी शुद्ध ब्लड है, और इसके माध्यम से क्या हो रहा है, शुद्ध ब्लड। तो धमनी, ये महाधमनी। तो अब ये बताओ धमनी में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, धमनी में शुद्ध ब्लड फ्लो हो रहा है। पता चल गया यहाँ से। सीरा, जब धमनी में शुद्ध ब्लड फ्लो हो रहा है तो सीरा में क्या होगा, सीरा में हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। लेकिन आपको ये अपवाद याद रखना है, और अधिकतर आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, अपवाद से। फुफ्फुसी जो धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और फुफ्फुसी सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी सीरा क्या है, जिसका कनेक्शन आपके लंग्स के साथ था, दिखा देता हूँ मैं। फुफ्फुसीय धमनी, ये है आपका फुफ्फुसीय धमनी, मतलब ये देखो, ये है आपका फुफ्फुसीय धमनी, ये वाला और ये वाला। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, मतलब इसमें अशुद्ध ब्लड फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें आपको याद क्या रखना है, आपके शरीर में 99.9% जो आपका जो धमनी है, उस धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, आपके शरीर के 99.9% सीरम में
है ना, सीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। लेकिन 0.1% आपके शरीर का अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पल्मनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, और फुफ्फुसीय सीरा जिसको पल्मनरी वेन्स बोलते हैं इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये अपवाद आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद देखते हैं आपका पेस मेकर क्या होता है। ठीक है, तो पेस मेकर दायां आलिंद में स्थित होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता लगना चाहिए, पेस मेकर कहाँ पे स्थित होता है, दायां आलिंद में स्थित होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से पेस मेकर होता है। ठीक है, ये हो गया दायां आलिंद, क्या ये आपका दायां आलिंद है। पेस मेकर किस तरीके से रहता है, ये जो आपका ऐसे ब्लैक कलर का रहता है और इस तरीके से ऐसा पेस मेकर रहता है। ठीक है, ये इसको पेस मेकर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेस मेकर हमारे मानव हृदय के कौन से चेंबर में उपस्थित रहता है, तो पेस मेकर मानव हृदय के कौन सा, ये वाले यहाँ पे स्थित रहता है। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को दायां आलिंद बोलते हैं। ठीक है, वही आपको बताया गया है कि पेस मेकर दायां आलिंद में स्थित होता है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर हार्ट बीट को चालू करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पेस मेकर का मतलब क्या होता है, एक मैंने आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि भ्रूण बनता है, ठीक है, जब से सबसे पहले कोई मानव का अंग बनता है, तो सबसे पहले कोई मानव का अंग बनता है या सबसे पहले कोई मानव का अंग विकसित होता है, वो है आपका मानव का हार्ट, वो है आपका मानव का हृदय। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जब मानव का हृदय सबसे पहले बनता है तो धड़कता कैसे है, तो सबसे पहले धड़कता है वो पेस मेकर के सहायता से। ठीक है, पेस मेकर क्या करता है, पेस मेकर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से फर्स्ट टाइम क्या करता है, आपका जो धड़कन है, वो जो दिल है वो क्या करता है, धड़कता है। फिर उसके बाद से वो कंटिन्यू धड़कते जाता है। ठीक है, जिसको हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका कृत्रिम पेस मेकर का उपयोग हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, कई लोग साथ क्या होता है, उसका हार्ट जो रहता है वो कम काम करता है, हार्ट बीट में कुछ हो जाता है, हार्ट का जो बीट रहता है कम, मतलब कम धड़कता है, या किसी का ज़्यादा धड़कता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के उपाय के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम पेस मेकर उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आपका फैक्चुअल चीज़ है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते होगे तो कार्डियोलॉजिस्ट लिखा होता है, मतलब वो हृदय का क्या है, डॉक्टर है। तो स्टडी ऑफ हार्ट मतलब होता है आपका कार्डियोलॉजी होता है। उसके बाद देखते हैं कि जब हृदय की धड़कन कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। जब आपका हृदय की धड़कन कम हो जाती है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और जब हृदय की धड़कन बढ़ जाए तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेकार्डिया कहते हैं। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके किस में आए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके जो प्रयोगशाला का एग्जाम हुआ था अभी उसमें आपका पूछा गया था। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका ये ईसीजी, जो कि आपका टीवी में देखते होगे। ठीक है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये हमारे पल्स, जो हमारा पल्स रहता है, ठीक है, उसके पल्स की गतिविधियों को दर्शाता है। कुछ इस तरीके से पल्स का वो रहता है। ठीक है, ग्राफ बनता है मॉनिटर पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हार्ट बीट रेट कितना होता है, मतलब हमारा जो हार्ट है, हम सुनते हैं अपने हार्ट को, वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो वो 1 मिनट में 72 प्रति मिनट 72 बार धड़कता है 1 मिनट। आपको ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में जब MCQ क्वेश्चन देख रहा था तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या पता फैक्चुअल में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि कूट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एक बार में हार्ट स्टोरेज कैपेसिटी 70 ml। कहने का मतलब ये है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में क्या होता है, 72 बार धड़कता है। और जब एक बार धड़कता है तो वो हमारा हार्ट एक बार धड़कने में 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो 72 बार में कितना करेगा, 72 × 70, तो टोटल 1 मिनट में क्या हो गया, 72 × 70 मतलब 4900 ml, और 4900 ml मतलब होता है 5 लीटर। ठीक है, तो आपको ये 5 लीटर भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये होता है आपका। आगे देखते हैं स्टेथोस्कोप। इसको तो सभी जानते होंगे जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से हमारे हार्ट बीट को चेक करता है। डॉक्टर क्या करता है, हमारे हार्ट के पास क्या करता है, इसको चेक करता है। तो हार्ट बीट को चेक करता है स्टेथोस्कोप की सहायता से, और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। हार्ट बीट की आवाज़ क्या होती है, हार्ट बीट की आवाज़ लब डब में होती है। जो आप जो सुनते हो अपने हार्ट बीट में, जो आप क्या बोलते हैं, धक 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 ऐसे बोलते हो, वो धक धक नहीं होता, वो साइंस की भाषा में लब और डब।
और वही जब डॉक्टर आपके हार्ट बीट को टेस्ट करता है और अगर आपके हार्ट बीट में कुछ भी इनरेगुलर पाया जाता है तो किस तरीके से आवाज़ करेगा पता है? वो मुर मुर की आवाज़ करेगा। ये भी क्वेश्चन मुर मुर की आवाज़ करने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं 2-3 बार देखा हूँ इस क्वेश्चन को। तो हार्ट बीट का अगर आपका हार्ट एकदम स्वस्थ है तो क्या करेगा आपका आवाज़? लब और डब। अगर ख़राब हो रहा है मतलब आपका इरेगुलर है तो मुर मुर की आवाज़ करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और फैक्चुअल चीज़ हैं जो कि आपको याद रखना है। हार्ट अटैक के पहले घंटे को क्या कहते हैं? गोल्डन आवर कहते हैं। जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। हार्ट अटैक के रोगियों को बीटा ब्लॉकर की दवा दी जाती है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर की दवा किसको दी जाता है? बीटा ब्लॉकर की दवा हार्ट अटैक रोगियों को दिया जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? किसका हुआ था? एनसी बर्नार्ड का हुआ था। उसके बाद थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है, ठीक है, हमारे शरीर का जो कि हृदय की गति को नियंत्रित करता है? वो है आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड से आपका वहाँ से निकलता है। और आपका एड्रेनलिन ये है, वो क्या करता है? हृदय की गति को नियंत्रित करता है। उसके बाद देख लेते हैं अम्ल, है ना। कुछ मतलब अम्ल होता है वो हृदय की गति को बढ़ाते हैं, क्षार होते हैं हृदय की गति को कम करते हैं। हार्ट बीट एक स्वतः चालित प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो हार्ट है वो हार्ट बीट करता है, धड़कता है, वो तो स्वतः ही है ना, कि आपके माध्यम से धड़कता है, कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं अभी मत धड़कना, बाद में धड़कना, वो तो स्वतः ही ना। तो वही बोल रहा है, आपका हार्ट बीट एक स्वतः चालित प्रक्रिया है जिसका नियमन मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है, जिसे कार्डियक सेंटर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो आपके अंदर में जो हार्ट है वो हार्ट क्या करता है? धड़कता है। ठीक है, वो धड़कता है, उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ पे स्थित होता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा आपका जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क का ही एक पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इस जब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? आपके हार्ट बीट को एक स्वतः चालित, जिसका नियमन कौन करता है? आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसलिए इसे कार्डियक सेंटर भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्डियक सेंटर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। हार्ट बीट का नियमन कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ पे स्थित होता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा आपके जो ब्रेन का हिस्सा है। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे उस समय देखेंगे सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये क्या क्या चीज़ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 बार देखिए। जो मैंने आपको बताया हुआ है आप MCQ सॉल्व कीजिए, आपको से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो इमेज बताया है, आपको जो कंसेप्ट समाया, उसको मिस ना कीजिए। ठीक है, आप अगर कंसेप्ट को मिस करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।